हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान की जनसंख्या में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पीछे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए राजस्थान की जनसंख्या के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप निश्चिंत रहें। मेरे द्वारा ली गई जो क्लासें हैं इसमें राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी, उसके बाद में राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो सभी के प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको बनाकर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन दोस्तों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि निम्न में से मुगल काल की किस पुस्तक में जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। हुमायूंनामा आपने नाम सुना होगा, आईन अकबरी, तबकाती अकबरी और मुक्त खाबूत तबारीख। ये दोस्तों मुगल काल में लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम हैं। यहाँ अपने को दोस्तों ये देखना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसमें जिसमें जनसंख्या से संबंधी आंकड़े दिए थे। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों उसमें जनगणना से संबंधित कुछ बातें मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर के काल में लिखी गई आईने अकबरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित क्या है, आंकड़े हैं। कहने का मतलब राजस्थान नहीं, भारत की जनसंख्या की उसमें क्या उपलब्ध होते हैं, आंकड़े या जनगणना संबंधी कुछ सबूत इस आईने अकबरी में मिलते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, आईने अकबरी को लिखने वाले जो हैं वो कौन है, वो अबुल फजल है। वो कौन है, अबुल फजल। ठीक है, तो हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, इसी तरह से हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। इसी तरह दोस्तों, अगली हम बात करें, तबकाती अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। किसने लिखी है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, और मुक्त खाबूत तबारीख जो पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, जनसंख्या संबंधी जो प्रमाण है वो तो हमें मिलते हैं आईने अकबरी में, जिसको अबुल फजल ने लिखा। हुमायूंनामा को लिखा गुलबदन बेगम ने। तबकाती अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद ने। मुक्त खाबूत तवारीख जो है ये किसने लिखी है, बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, अगर हम और ऐसे ही प्राचीन इतिहास की बात करें तो दोस्तों इसके अलावा प्रथम जो लिखित साक्ष्य है, प्रथम लिखित साक्ष्य किससे संबंधित साक्ष्य, जनसंख्या से संबंधित साक्ष्य जो है वो प्राचीन भारत का मतलब है मौर्य काल में। प्राचीन भारत का मतलब क्या है, मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। तो प्राचीन, अगर हम पुराने समय की बात करें कि सबसे पहला लिखित साक्ष्य, जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तो मौर्य काल की कौटिल्य के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है, इसमें सबसे प्राचीन जनगणना का प्रमाण मिलता है। हम दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत की प्राचीन जनसंख्या के बारे में, मतलब हम जनसंख्या के इतिहास की बातें कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कौटिल्य किसकी पुस्तक है, तो नहीं, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो दोस्तों उसकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है दोस्तों, लेकिन उसकी अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है, दोस्तों याद रखना, वह राजनीति संबंधित है। किससे संबंधित है, राजनीति से। ठीक है, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन वह किससे संबंधित है,
राजनीति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा प्रयास रहेगा एक क्वेश्चन में अधिकतम क्वेश्चन निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है। 2011 की जनगणना क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मानो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कहने का मतलब 2011 में जो गणना हुई है, ये जनगणना भारत की अब तक हुई जनगणना में क्रम के अनुसार, किसके अनुसार? क्रम के अनुसार यह कौन सी जनगणना है? यह कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों 14वीं, 15वीं, 17वीं, 16वीं। ठीक है, तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये क्रम के अनुसार, किसके अनुसार है? क्रम के अनुसार यह कौन सी है? 15वीं जनगणना। मतलब 2001 में जो हुई थी वह 14वीं थी, और 2011 में जनगणना हुई है, ये क्रम के अनुसार कौन सी गणना है? ये 15वीं गणना है। अगर इसी गणना के हिसाब से दोस्तों अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें तो और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए दोस्तों 2011 में संपन्न जो नवीनतम जनगणना है वो 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? 21वीं सदी की, 21वीं सदी की। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये तो मैंने क्रम के अनुसार दिया तो क्या नाम दे दिया? 15वीं है। क्रम के अनुसार जनगणना कौन सी है? 15वीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2011 में जो जनगणना हुई है, यह जनगणना 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों ध्यान रखना 2011 की जनगणना 21वीं जनगणना यानी 21वीं सदी की यह कौन सी है? यह दूसरी जनगणना है। 21 सदी कौन सी है? दूसरी। पहली तो हुई थी 21वीं सदी की, पहली तो ये 2001 में, और 21वीं सदी की दूसरी जो जनगणना है वो कब हुई थी? 2011 में। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि 21वीं सदी की दूसरी गणना कब हुई? तो कब हुई है? 2011 में। 21वीं सदी की पहली गणना कब हुई? तो कब हुई है? 2001 में। ठीक है, और हम इसके गणना के हिसाब से दोस्तों बात करें तो यह जो 2011 की गणना है, यह स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद है? स्वतंत्रता के बाद यह भारत की कौन सी गणना है? तो दोस्तों याद रखना स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी गणना है? 7वीं गणना है। कौन सी गणना है? 7वीं गणना। देखिए दोस्तों भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के बाद की बात कर रहा है ये 1947 के बाद की क्रम के अनुसार ये कौन सी है? तो 7वीं। क्रम के अनुसार कौन सी है? 15वीं। 21वीं सदी की कौन सी है? दूसरी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगर इसी गणना की हम प्राचीन समय की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम जनगणना का कार्य कब हुआ? भारत में प्रथम जनगणना का कार्य कब हुआ? तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना का जो कार्य है वो 1872 में हुआ। कब हुआ था? 1872 में। ये प्रथम जनगणना का जो कार्य है ये 1872 में किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों याद रखना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के, मतलब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई? भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई है। कब हुई है? 1881 में। और ये भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना किसके शासनकाल में हुई है? तो भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई है। किसके समय हुई है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है। तो दोस्तों मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको एक क्वेश्चन में से अधिकतम क्वेश्चन बताने की कोशिश करना, ताकि आपको कहीं रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी वीडियो को अगर आप बार बार देखते हैं, इसका मतलब 2 से 3 बार देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन यादें हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कितने क्वेश्चन बताए दोस्तों याद रखना। 2011 की गणना क्रम के अनुसार तो कौन सी है? 15वीं है। और बात करें तो यह 21वीं सदी की 2011 की गणना कौन सी है? 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 7वीं है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में
हुई है। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो 1881 में। शासन किसका किसका समय था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय हुई है? लॉर्ड रिपन के समय में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात करें इसकी और इतिहास के संबंध में, तो 1891 के बाद, कब के बाद है? 1891 के बाद भारत में प्रति प्रति 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य होता है या जनगणना आयोजित की जाती है। कब के बाद में? 1891 के बाद में। 1872 में पहली, 1881 में पहली व्यवस्थित, और 1891 में 91 के बाद प्रति 10 वर्ष से भारत में किसका कार्य होता है? जनगणना का कार्य होता है। तो इस बात का दोस्तों आपको बिल्कुल गौर करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना का विषय निम्न में से संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? अगर दोस्तों हम संवैधानिक इतिहास की बात करें जनगणना के संबंध में, तो यह अपनी भारतीय जो अनुसूची है उसके कितने नंबर अनुसूची में जनगणना की बातें की गई है? तो दोस्तों यहां अगर बात करें 5वीं, 10वीं, 7वीं और 9वीं, चार ऑप्शन अपने सामने है। दोस्तों इस बात को याद रखना कि भारत की जो जनगणना का विषय है यह है संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। कौन सी में है? 7वीं अनुसूची में। दोस्तों आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या, कितने क्रम की? क्रम संख्या 69 पर क्या दर्ज है? भारत की जनगणना की बातें दर्ज है। ठीक है। और क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, तो भारत की जनगणना जो है ये किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। कौन सी विषय का? कौन से सूची का है? ये संघ सूची का विषय है। दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है। तो अपनी जनगणना जो है ये जनगणना निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय है। तो इस बात को भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर बात करें तो जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से, जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से या लगातार चलाने के लिए, या हम बात करें कि नियम और विनिमय, नियम और विनिमय किससे संबंधित? जनगणना से संबंधित निर्धारित करने के लिए संसद ने क्या किया था? संसद ने जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया। कौन सा अधिनियम है? जनगणना अधिनियम 1948 को पारित किया। दोस्तों याद रखना कि जनगणना कार्य को लगातार चलाने के लिए, नियम और विनिमय निर्धारित करने के लिए संसद ने क्या किया? जनगणना अधिनियम 1948 पारित कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से संसद के द्वारा बनाए गए कौन से अधिनियम में जनगणना की बातें की गई है? तो वह कौन सा है? जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ अपना कंफर्म हो गया। दोस्तों 7वीं अनुसूची में ये दर्ज है 69 नंबर क्रम संख्या पर। ठीक है। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में अगले ने पूछा है, ऑप्शनों में पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है। यहाँ पर जो था वो 5 जुलाई लिखा गया था। क्या था? 5 जुलाई टाइप में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, सॉरी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 5 जुलाई, उसके बाद में है 5 जून, उसके बाद में है 1 दिसंबर, उसके बाद में है 11 जुलाई। दोस्तों याद रखना इस बात को कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों आपको पता होगा 1 दिसंबर जो है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। देखिए दोस्तों बहुत सी एग्जामों में, जैसे रेलवे है या अपन बात करें राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पटवार है, इस तरह के एग्जामों में कभी कभी क्वेश्चन जो है वो दिवस से संबंधित पूछते हैं। किससे पूछते हैं? दिवस से संबंधित। ध्यान रखना पीटीटी में, बीएसटीसी की परीक्षा में भी बहुत बार ये 5 जून वाला क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद है, आपको पता होगा कि 11 जुलाई 11
जुलाई 1989 को विश्व में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। कहने का मतलब क्या है कि 11 जुलाई 1989 के बाद 11 जुलाई 1989 के बाद प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वजह यह है क्योंकि 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या जो है वो कितने अरब को पार कर चुकी थी? 5 अरब को पार कर चुकी थी। यानी विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर चुकी थी। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में 11 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर, पहले अपने को यह बात देखनी है कि वृद्धि दर क्या है। ठीक है दोस्तों, एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए, अगर जनसंख्या हकीकत में बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 100 से 200 हो गई, तो 100 से 200 ज्यादा है, तो 200 100 बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ती है और अगर जनसंख्या घटती है, अगर जनसंख्या क्या होती है? घटती है। घटती मतलब जनसंख्या 100 थी और घटकर कितनी हो गई दोस्तों? घटकर ये 50 हो गई। तो भी अगर जनसंख्या बढ़ती है, अगर जनसंख्या घटती है, तब आगे शब्द कौन सा जुड़ता है? हमेशा शब्द वृद्धि दर का ही जुड़ता है। ठीक है, ये बात आपको यहां बिल्कुल ध्यान में रखनी है, चाहे जनसंख्या बढ़े या घटे, लेकिन इसके लिए हमेशा कौन सा शब्द काम में ले जाएगा? वृद्धि दर का। अगर जनसंख्या घटती है तो नाम आता है ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक वृद्धि दर, इसका मतलब जनसंख्या कम हुई है, लेकिन फिर भी आगे शब्द कौन सा जुड़ा है? वृद्धि दर शब्द जुड़ा गया है। तो घटने या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो है वो किसको व्यक्त करता है? वृद्धि दर। और परिवर्तन जो है वो कम भी हो सकता है और परिवर्तन ज्यादा भी हो सकता है। चल दोस्तों, आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं वृद्धि दर के संबंध में। ठीक है, वृद्धि दर यहां क्या तुलना की गई है? जैसे देखिए 2001 में गणना हुई थी, उसके बाद कब हुई है? 2011 में। कब हुई है? 2011 में। 2011 में कहने का मतलब दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच, दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या 102 थी और 2011 में कितनी हो गई? 121। तो मतलब दोस्तों इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये कि 102 से 121 बढ़ गई है, मतलब जनसंख्या में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। तो इसके लिए क्या है? वृद्धि शब्द को काम में लेते हैं। और दर शब्द है वो किसको व्यक्त करता है? प्रतिशत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दरें है। का मतलब ये है कि 2011 कहने का अर्थ ये है कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 21.31% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है दोस्तों। याद रखना इस बात को कि 28.41 जो प्रतिशत है, यह वृद्धि दर कब हुई है? ये 2001 की है। ये कब की है? 2001 की। ये कब की है? 2011 की है। ठीक है, तो इसका मतलब पिछली जनगणना के मुकाबले वर्तमान जनगणना में जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो वृद्धि दर में क्या आई है? कमी आई है। वृद्धि दर में क्या आई है? कमी। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि 2001 में पिछली गणना 28.41 थी, 2011 वर्तमान गणना 2011 वर्तमान गणना कितनी है? 21.31। इसका मतलब 28 से गिरकर कितनी आ गई है? 21.31। देखो वृद्धि तो हुई है, 21 कुल जनसंख्या में 21.31 लोग नए जुड़ गए हैं, लेकिन वृद्धि तो हुई है। लेकिन अगर बात करें तो पिछली गणना के मुकाबले वृद्धि दर में क्या आई है? कमी आई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पिछली जनगणना के मुकाबले वर्तमान जनगणना की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई या वृद्धि हुई या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? देखिए कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2001 और 2011, ठीक है, दोनों की जनगणना में
कितने प्रतिशत की कमी आई, कितनी कमी आई है, ये कमी कितनी है, तो दोस्तों आप घटाकर देख लेना। 28.41 में से 21.31 घटा लेते हैं कि कितनी कमी आई। तो ये कमी कितनी आई है दोस्तों, यह कमी आई है 7.10% की। कितनी आई है, 7.10। तो तीसरा ऑप्शन मैंने इसलिए दोस्तों यहाँ ये दिया था कि ये मतलब तीनों चारों बातें यहाँ पर एक साथ समझाई जा सकी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 है। 2001 में ये कितनी थी, 28.41 थी। वृद्धि तो हुई है, लेकिन पिछली गणना के मुकाबले वृद्धि दर में क्या आई है, कमी आई है। वृद्धि या कमी, तो ये कमी कितनी परसेंट हुई है, 7.10% की क्या आई है, कमी आई है। मतलब ये है, इतनी कमी हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। देखिए यहां आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला। देखिए दोस्तों, एक वृद्धि दर तो होती है वार्षिक वृद्धि दर, एक कौन सी होती है, वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर का मतलब तो ये होता है कि एक साल में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे अपना बात करें कि 2011 और 2012, इसका मतलब समय का कितना है, एक ही वर्ष का है। एक वर्ष का तो कौन सी है, वार्षिक। लेकिन यहां वार्षिक नहीं पूछकर क्या पूछा है, दशकीय पूछा है। दशकीय का मतलब ये है कि 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि, 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि दर। और जिला पूछा है, इनमें से क्या पूछा है, जिला पूछा कि इनमें से कौन सा जिला ऐसा है, इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। वैसे अगर, अब देखो ऑप्शन देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। वैसे अगर आपको पता हो तो राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो बाड़मेर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है। लेकिन मैंने यहाँ बाड़मेर का ऑप्शन नहीं दिया। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं दोस्तों। यहाँ ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसकी है, ये पूछा अगले ने। अगले ने पूछा कि ये 4 जो ऑप्शन अपने सामने है, इसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ये 31.8% है। कितना है, 31.8%। ठीक है, उसके बाद में श्री गंगानगर की दोस्तों बात करें तो श्री गंगानगर की है 17.59%, 17.59%। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम बात करें तो जयपुर जो है, जयपुर का यहां इसमें नाम नहीं आएगा क्योंकि जयपुर का मैंने यही ऑप्शन दिया है इसमें। इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में झुंझुनू का भी, हालांकि झुंझुनू में तो सबसे कम, आपको याद होगा कि झुंझुनू राज्य का दूसरा जिला ऐसा है जहां दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। पहला तो कौन है, सबसे कम, कहने के बाद, कहने का मतलब ये कि राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जिला झुंझुनू है। ठीक है, यहां अपना ऑप्शन दोस्तों कौन सा आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है, क्योंकि बाड़मेर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% है। समझ गए, तो 32.5 का मतलब ये कि ये बाड़मेर जिला ऐसा है जिसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में सबसे ज्यादा, और उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है, जैसलमेर का आता है, जिसका कितना है 31.8% आंका गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गंगानगर, जैसे यहां जैसलमेर सर्वाधिक वाला है, जैसलमेर क्या है, सर्वाधिक वाला है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि निम्न में से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो न्यूनतम का कौन है, श्री गंगानगर, और दूसरा न्यूनतम का कौन है, झुंझुनू है। मतलब यहां जनसंख्या बहुत कम है, बड़ी, जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा। देखिए वैसे एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि बाड़मेर की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो है 32.5%। इसी तरह जैसलमेर जो है इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 31.8%। और दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.31%, 21.31%। इसका मतलब राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के औसत से इन दोनों जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का औसत ज्यादा है और गंगानगर और झुंझुनू का औसत कम है।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 10 वर्ष की थी। दोस्तों अगर आपसे राज्य की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछ लें कि एक साल में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या परिवर्तन हुआ, तो दोस्तों एक वर्ष में 1.95% है राज्य की वार्षिक वृद्धि दर। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राज्य की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है तो कितनी है, 1.95%। तो ठीक है, मैंने सर्वाधिक वाला और सबसे कम दोनों वालों का आपको बता दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने सामने, निम्न में से ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई। देखिए 4 ऑप्शन अपने सामने, 1 अप्रैल 2011, 1 जुलाई 2011, 11 जून 2011 और 1 जून 2011। ठीक है, अपने को दोस्तों यहां लेना है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, या फिर अपन बात करें कि राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए, या फिर जनसंख्या के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रमों का संचालन किया गया, और वैसा ही एक कार्यक्रम है ज्योति योजना। ये कब शुरू हुई, तो दोस्तों यह 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई है। कब हुई है, 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है दोस्तों, ज्योति योजना क्या है, ज्योति योजना का मतलब ये है कि कोई ऐसी महिला जो पुत्र रहित है, मतलब लड़का नहीं, और क्या है, लड़की, या तो लड़की 1 या फिर लड़की 2 है। ठीक है, पुत्र नहीं, लेकिन शर्त क्या है, पुत्र नहीं होना चाहिए, दोनों पुत्रियां होनी चाहिए या एक पुत्री होनी चाहिए। उसके बाद वह अगर स्वेच्छा से क्या करती है, स्वेच्छा से वह अगर नसबंदी करवा लेती है, स्वेच्छा से क्या करवा लेती है, स्वेच्छा से वह नसबंदी करवा लेती है, तो क्या है, देखो, तो इसके लिए एक शर्त दी गई है। तो शर्त ये है कि उस महिला को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उसको क्या दी जाएगी, इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्राथमिकता। अब दोबारा देख लीजिए दोस्तों कि ज्योति योजना क्या है, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ज्योति योजना क्या है, तो दोस्तों ज्योति योजना है कि पुत्र रहित केवल 1 या 2 बालिकाएं या 1 या 2 पुत्रियां के बाद में स्वेच्छा से अगर कोई महिला अपना नसबंदी ऑपरेशन करवा लेती है, तो उस महिला को स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाएगी। किस योजना के तहत, ज्योति योजना के तहत। लेकिन दोस्तों शर्त है, उस महिला की आयु है वो 22 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनके मध्य की आयु की महिला को ही ज्योति योजना का लाभ मिल सकता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन राज्य में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास, या हम इसके साथ साथ बात करें जनसंख्या नियंत्रण का भी ये क्या है कि प्रयास है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य ही नहीं पूरे देश में लिंगानुपात की एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके निराकरण के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 4 ऑप्शन अपने सामने। 22 जनवरी 2014, ठीक है, 22 जनवरी 2015, तीसरा 22 फरवरी 2015, और फिर है 22 मार्च 2015। यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य की बात अलग है, यहां पूछा गया है केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने जब शुरू किया गया था वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर राज्य सरकार ने ये अभियान अलग से चलाया था, कब चलाया था उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ जो अपने ऑप्शन 4 दे रखे हैं दोस्तों, तो ये चारों ऑप्शन ही है, वो चारों ऑप्शन राज्य में चलाए गए अभियान के कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन है सभी केंद्र सरकार वाले। कौन सी है, केंद्र सरकार वाले। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है ये 22 जनवरी 2015 को हुई है। कब हुई है, 22 जनवरी 2015 को। दोस्तों आपको याद होगा 22 जनवरी 2015 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत
कहां से करी है? इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के पानीपत नामक स्थान से करी है। कहां से करी है? पानीपत से की है। तो ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अभियान 22 जनवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से शुरू किया गया? तो हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। दोस्तों, जब ये शुरू किया गया तब ये देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? 100 जिलों में। ये भी पूछ सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के समय भारत के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो कितने जिलों को? 100 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, इस अभियान की राजस्थान में शुरुआत कब हुई? कौन सा अभियान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी राजस्थान में शुरुआत कब हुई है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है 14 मार्च 2015 को। ये क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राज्य सरकार ने कब शुरू किया? तो यह 14 मार्च 2015 को शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, पहले चरण में 100 जिले शामिल किए, दूसरे चरण में देश के 61 और जिलों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, और दोस्तों तीसरा चरण, कौन से चरण? तीसरा चरण, मतलब ये तीसरा जो चरण है ये 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। तीसरा जो ये इसका अपने कहे चरण जो है ये तीसरा चरण 8 मार्च 2018 को यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत के कितने 640 जिलों को इस अभियान में शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये अब संपूर्ण भारत में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपको गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई? देखिए, मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था शब्द क्या है? ऋणात्मक है, लेकिन आगे क्या है? आगे दिया हुआ है वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि दर्ज की गई कि राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो यह ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों कब? 1911 से 1921 के बीच में। कब की गई है? 1911 से 1921 के बीच में। कमी क्यों आई? कहने का मतलब यह है कि जो 1911 में जनसंख्या थी उससे कम जनसंख्या हो गई कब? 1921 में। कहने का मतलब यही एक 10 वर्ष का समय ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या में क्या आई थी? कमी आई थी, मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, कारण क्या था दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो उसका दोस्तों प्रमुख कारण था कि इस समय देश में भयंकर क्या गिर गया था? अकाल गिर गया था, और अकाल के साथ साथ देश में क्या फैल गई थी? महामारी फैल गई थी। अकाल और महामारी, इन 10 वर्षों में अकाल और महामारी के कारण जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। दोस्तों देखिए, 1911 से 1921 का समय है, कहने का मतलब देश की आज़ादी से पहले का समय है। तो उस समय इतना चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं था, और भारत खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर भी नहीं था। अकाल गिर गया तो भूखमरी की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, तो जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण जब महामारियां फैल गई तो महामारी की वजह से भी लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई है। तो ये ध्यान रखना आपको। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है कि राज्य के निम्न में से वह दशक जिसमें जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तो वह 1911 से 1921 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों, वैसे तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? जयपुर है, अलवर है, इस वाले मैदानी जिले हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बात करें, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस से पूछा गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का लेवल बड़ा अजीब है। कहने का मतलब इसने कोई भी जिला ऐसा नहीं दिया जो पहले 1, 2, 3 में आता हो, नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ अपने को जनसंख्या, अगर राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है तो 33 जिलों के नंबर तो हमें लगभग क्या है इनके पता ही होने चाहिए। जैसे दोस्तों, उदयपुर की जनसंख्या जो है वो लगभग किसके आसपास है? 30 लाख के आसपास है। ठीक है, इससे दोस्तों कोटा की जनसंख्या है वो लगभग 19 लाख के आसपास है। कितनी है? 19 लाख। इससे दोस्तों अजमेर की जो जनसंख्या है वो लगभग किसके आसपास है?
25 लाख के आसपास है और बीकानेर की जनसंख्या दोस्तों लगभग 23 लाख के आसपास है। इसका मतलब इन सभी ऑप्शनों में 30 लाख वाला कौन है? उदयपुर है। और उदयपुर से ज्यादा जनसंख्या इनमें से किसी भी जिले की नहीं है, इसलिए यहाँ अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उदयपुर। ये मत सोच लेना कि जयपुर ऑप्शन में नहीं था तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके आधार पर हल होते हैं? ऑप्शन के द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन भी टफ ही है, ये माने आप, क्योंकि जनसंख्या में पहले तो राजस्थान का लिंगानुपात, फिर कौन से जिले का ज्यादा कौन से का कम है, कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं लिंगानुपात में ग्रामीण और नगरीय का। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में क्या अंतर है? यहाँ शर्त दे दी है कि लिंगानुपात तो बताना है, जिले का बताना है, लेकिन शर्त क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात। शर्त क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात। तो निम्न में से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कि मतलब राज्य का वह जिला जिसके गांव में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो वह जिला कौन सा है? पाली है। वह जिला कौन सा है? पाली। पाली के ग्रामीण इलाकों का लिंगानुपात 1003 है। कहने का मतलब यह है कि 1000 पुरुष और 1003 क्या है? महिलाएं हैं। तो इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पाली है। दोस्तों, धौलपुर का जो लिंगानुपात है वह कितना है? धौलपुर का 841 है। ठीक है, इसका मतलब न्यूनतम ग्रामीण 841 का मतलब यही है दोस्तों कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। धौलपुर वैसे भी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ही है, और यहाँ ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर कितना है? 841 है। तो न्यूनतम अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है तो वह कौन है? धौलपुर, क्योंकि कितना है? 841 है। उसके बाद में दोस्तों बात करें टोंक के संबंध में, तो टोंक का लिंगानुपात है 985। कितना है? 985। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या है? 985 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक निम्न में से सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है शहर, ये तो ग्रामीण का पूछा था, ये तो किसका पूछा है? ग्रामीण का पूछा है, पाली वाला। लेकिन यहां देखो ग्रामीण की जगह कौन सा ऑप्शन दे दिया? शर्त क्या रख दी? शहरी। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला राज्य का कौन सा है? टोंक है। कौन सा है? टोंक, जिसका शहरों के हिसाब से 985 लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। उसके बाद में जैसलमेर है। दोस्तों याद रखना, जैसलमेर का लिंगानुपात अगर हम बात करें न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, मतलब इसका कितना है? 807। जैसलमेर शहर का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 807 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो क्वेश्चन ये आता है कि राज्य का न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, तो वह कौन है? जैसलमेर है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, और राज्य का न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। तो बहुत से क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक साथ आपको यहाँ यादें करवाई हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है, निम्न में से गलत कथन है कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता दर 61% है। दोस्तों राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, वैसे साक्षरता दर कितनी है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, लेकिन यहां है कि ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता। तो ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो वह 61.4% है। कितनी है? 61.4%। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि दोस्तों हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो, लेकिन आगे और भी देखते हैं कि कोई और भी ऑप्शन गलत है क्या, और वो इससे ज्यादा गलत होगा तो उसको सही मान लें। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि बाल आयु वर्ग अपन ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। बात सही है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात श्री गंगानगर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात श्री गंगानगर में है। नहीं दोस्तों, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात गंगानगर में नहीं, झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नजदीक का है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, और हमें क्या छांटना है? गलत कथन को छांटना है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात श्री गंगानगर का नहीं होकर किसका है? झुंझुनू का है। तो अपना यही गलत पूछा था और यही ऑप्शन क्या है?
गलत है। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, ये बात बिल्कुल क्या है, राइट है। तो याद रखना, राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 61.4%। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है, जयपुर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के निम्न में से कौन सी जिले में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, यहां हमने जनसंख्या का जो आधार है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जनसंख्या राज्य की जनसंख्या में इन धर्मों का अनुपात है। तो यहां पूछा गया है कि राज्य के निम्न में से कौन से जिले में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक है। देखो, प्रतिशत नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है, जनसंख्या पूछी है। तो वह जिला कौन सा है, तो दोस्तों वह अलवर जिला है। अलवर जिले में बौद्ध जनसंख्या क्या है, ज्यादा। अगर दोस्तों प्रतिशत भी पूछे कि राज्य के निम्न में से कौन से जिले में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तब भी कौन आएगा, अलवर आएगा। तब भी कौन आता है, अलवर ही आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में है, नहीं अलवर में है, और उसी के साथ साथ बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत भी सर्वाधिक कहाँ है, अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ राज्य में सबसे कम बौद्ध जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला तो कौन है, अलवर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में न्यूनतम बौद्ध जनसंख्या वाला जिला, तो वह कौन है, प्रतापगढ़ है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सबसे कम बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, सबसे अधिक प्रतिशत वाला तो कौन है, अलवर है। लेकिन सबसे कम प्रतिशत वाला पूछे कि सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो किसका है, झुंझुनू का है। अगर दोस्तों बात करें अगला, जयपुर के संबंध में यहाँ कोई बौद्ध धर्म संबंध कोई क्वेश्चन था नहीं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, आप इसमें शेयर करें। यही हमारे लिए क्या करेगा, ईंधन का काम ही करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।